जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज के आकलन विश्लेषण एवं मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की काशी और प्रयाग कहे जाने वाले सिरपुर, राजिम और भगवान राजीव लोचन की धरती महासमुंद लोकसभा का आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। महासमुंद लोकसभा न केवल अपने सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक महत्वों के लिए अपितु अपनी गौरवशाली राजनीतिक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। महासमुंद लोकसभा का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, पंडित श्यामाचरण शुक्ल एवं विद्याचरण शुक्ल जैसे दिग्गज नेताओं ने किया है। महासमुंद लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी लोकसभा सीटों में से एक है। महासमुंद लोकसभा सीट के अंतर्गत अब तक हुए 18 चुनाव के इतिहास में 12 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, 5 बार भारतीय जनता पार्टी और 1 बार जनता पार्टी से विद्याचरण शुक्ल जी ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। महासमुंद लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें से वर्तमान समय में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास और शेष 4 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पास है। महासमुंद लोकसभा सीट सन 1998 तक कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक गढ़ मानी जाती थी, परंतु सन 1998 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंदूलाल साहू जी ने इस रिदम को तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपनी जीत का परचम लहराया। परंतु 1999 के चुनाव में फिर से वहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया। सन 2004 के चुनाव में अजीत जोगी जी, सन 2009 के चुनाव में चंदूलाल साहू जी ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंदूलाल साहू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी को लगभग 1200 वोटों के मामूली अंतर से मात दी। सन 2019 के आम चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुन्नीलाल साहू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र साहू जी को 90,000 वोटों की भारी मतों से पटकनी दी। बात करें महासमुंद लोकसभा के जातिगत समीकरण की, तो यहाँ ओबीसी वर्ग की खासी बहुलता है। ओबीसी वर्ग के अंतर्गत कुर्मी, यादव, अघरिया, कोलता और साहू जैसे जातियाँ निवास करती हैं। इस क्षेत्र में 20% एसटी समुदाय की और 10% एससी वर्ग की जातियाँ भी निवास करती हैं। बात करें 2024 लोकसभा चुनाव की, तो देखते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या समीकरण बनता है। 2024 लोकसभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी को मैदान में उतारा है। ताम्रध्वज साहू जी पूर्व में 4 बार विधायक और 1 बार दुर्ग से सांसद भी रह चुके हैं। अब तक साहू समाज के प्रत्याशी को टिकट देने का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा, परंतु इस बार कांग्रेस पार्टी ने साहू प्रत्याशी पे अपना विश्वास जताया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने वर्तमान सांसद चुन्नीलाल साहू जी का टिकट काटकर एक गैर साहू प्रत्याशी जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, अघरिया समाज से, श्रीमती रूपकुमारी चौधरी जी को टिकट दिया है। बात करें रूपकुमारी चौधरी जी की, तो रूपकुमारी चौधरी जी महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत ही बसना विधानसभा सीट से 2013 में विधायक रह चुकी हैं। निश्चित रूप से यह चुनाव बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रूपकुमारी चौधरी जी मोदी फैक्टर, ताम्रध्वज साहू जी के बाहरी होने के मुद्दे को और महतारी वंदन योजना को जनता के बीच लेकर जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी अपने साहू वोटों को लामबंद करने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के साहू कार्ड को काउंटर करने के लिए अन्य जातियों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रत्याशी नरेंद्र साहू जी का टिकट काटकर ताम्रध्वज साहू जी को दिया और निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी को टिकट न दिए जाने की नाराजगी का नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। दूसरी ओर रूपकुमारी चौधरी जी को यहाँ से टिकट मिलने का एक महत्वपूर्ण आधार जो मुझे नज़र आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महासमुंद लोकसभा में विधानसभा का जब यहाँ चुनाव हुआ तो उस दौरान जो लीड था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, उस लीड में पिछड़ गई थी और इसलिए उन्होंने जांजगीर की तरह यहाँ भी महिला कार्ड खेलने का प्रयास किया। और इसका एक आधार जो मुझे समझ आता है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी के प्रयासों का ही यह फल है कि रूपकुमारी चौधरी जी को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। साहू समाज की खल्लारी, कुरुद, धमतरी, राजिम जैसे विधानसभा सीटों में खासी बहुलता है, जबकि अघरिया समाज की बहुलता कुछ हद तक खल्लारी विधानसभा और
वसना विधानसभा में खासा प्रभाव माना जाता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसे अगर अघरिया समाज का उदय कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अघरिया समाज का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ की राजनीति में शुरू से ही रहा है। जब छत्तीसगढ़ बना तो उस दौरान 2000 के विधानसभा में नंद कुमार पटेल जी, सक्रजीत नायक जी, 2003 के चुनाव में फिर से नंद कुमार पटेल जी, सक्रजीत नायक जी, 2009 के चुनाव में नंद कुमार पटेल जी, सक्रजीत नायक जी, 2013 के चुनाव में उमेश पटेल जी, रूपकुमारी चौधरी जी, और 2018 के चुनाव में उमेश पटेल जी, प्रकाश नायक जी। इसके बाद फिर से अभी वर्तमान के विधानसभा में उमेश पटेल जी और ओम प्रकाश चौधरी जी अघरिया समाज से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अगर रूपकुमारी चौधरी जी इस क्षेत्र से विजय हासिल करती है तो निश्चित रूप से लोकसभा में भी अघरिया समाज का प्रतिनिधित्व जो है वो रहेगा। अगर अघरिया समाज की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अघरिया समाज की जो आबादी है वो काफ़ी अच्छी संख्या में महासमुंद लोकसभा में फैली हुई है। कुछ मात्रा में जांजगीर में, रायगढ़ में, कोरबा में, रायपुर में और बिलासपुर में भी यह आबादी निवास करती है। अगर अनुमानित आंकड़े की बात करें तो लगभग 2 लाख से भी कम आबादी अघरिया समाज की छत्तीसगढ़ में निवास करती है। उसके बावजूद इस 3 करोड़ के प्रदेश में 2 लाख आबादी का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी यहाँ से लगातार 2000 से लेकर 2023 के आज तक के चुनाव में विधानसभा में छत्तीसगढ़ के 2 सदस्यों का निरंतर प्रतिनिधित्व बना रहा है। अगर यह समाज लोकसभा में भी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है तो यह अघरिया समाज की राजनीतिक परिपक्वता, राजनीतिक जागरूकता और राजनीतिक योग्यता को प्रदर्शित करता है। निश्चित रूप से अघरिया समाज राजनीति में बहुत ही जागरूक समाज है और यह समाज राजनीति में शुरू से ही बहुत ही सक्रिय रहा है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जातिगत भावनाओं के आधार पर मतदान की जो परंपरा रही है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। और आज का मतदाता भी जागरूक हुआ है और जातिगत भावनाओं के आधार पर मतदान की जो परंपरा रही है वो कम हुई है। हालांकि धर्म के नाम पर मतदान की एक नई परंपरा ने जन्म ले लिया है और आज भी चुनाव में जाति और धर्म एक अहम मुद्दा बना रहता है। और इसी वास्तविक स्थिति से आप सबको अवगत कराने के लिए मुझे न चाहते हुए भी जातिगत विश्लेषण करना पड़ता है। आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं अपने विश्लेषण को यहीं समाप्त करता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।